हाल ही में प्रयागराज की तरफ जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पहले तो हाउस अरेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसी खबरें सामने आती है जिसके बाद भीम आर्मी के समर्थकों पर भी निशाने साधे जाते हैं। जो उत्पात की तस्वीरें थी वे आप सबने और हमने देखी थी। फिर इसके बाद रोहिणी घावरी भी भारत आने की वापसी की बात करती है और चंद्रशेखर की गिरफ्तारी से लेकर उनको सजा दिलाने तक की बात रखी जा रही है उनके सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा। अब चंद्रशेखर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं कि क्या योगी सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेगी। समझने वाली बात यह है कि दलितों का समर्थन लगातार चंद्रशेखर कर रहे हैं। क्या ये उनकी गलती है? क्योंकि जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया था उसको लेकर कई सारे सवाल खुद चंद्रशेखर ने भी उठाए थे। योगी सरकार को लेकर अपनी बातें रखी थी। इन सब मामलों पर मायावती की चुप्पी भी कई सवाल उठा रही थी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों नहीं यहां पर सामने आकर बोले। अगर चंद्रशेखर के समर्थन में नहीं बोलना तो कम से कम दलित तो पर जो अत्याचार हो रहा है उनके हित में अपनी बात रख सकती हैं। जमीनी स्तर पर आकर सोशल मीडिया वाली राजनीति छोड़नी होगी, वरना आपके वोट बैंक छिटक जाएंगे। ये मायावती को लगातार बात कही जा रही है। अब इस मामले पर जितने भी सवाल हैं उन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हाल ही में जिस तरीके से चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद प्रयागराज वाली घटना में उनके समर्थकों पर आरोप लगाए गए, चंद्रशेखर पर आरोप लगाए गए, फिर उसके बाद रोहिणी घावरी भारत आने की वापसी की बात कर रही है। ऐसे में योगी सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और राज्य में एक ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जानी जा रही योगी सरकार, अगर चंद्रशेखर की पार्टी की तरफ से ऐसे कोई कदम है, चंद्रशेखर के ऐसे कोई कदम है, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो आज़ाद यही बात कहते हुए नजर आए कि भाई जो शांति व्यवस्था कायम करने का जो काम है वो सरकार का है और सरकार एक तरफा होकर काम जो इस मामले के ऊपर काम कर रही है, यानी दलितों को फंसाने का काम कर रही है। आपने देखा कि ये बात भी कहते हुए आज़ाद नजर आए कि जो 50-60 नाम निकल कर सामने आ रहे हैं वो दलित समुदाय के हैं, जबकि इसमें और लोग भी शामिल थे, लेकिन टारगेट करके दलितों के ऊपर इस तरह के जो केस हैं वो लगाए जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं कि आज़ाद जो है वो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक अराजकता का माहौल कायम करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए दीपक की आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज़ाद ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके पक्ष में या उनकी तरफ एक ऐसा माहौल बने। दलित वोट बैंक आप देखेंगे तो लगभग यूपी में 20-22% के आसपास दिखाई पड़ता है और आज़ाद मुस्लिम समुदाय का भी लगातार समर्थन करते हैं। यानी कि आज़ाद चाहते हैं कि भाई अगर दलित और मुस्लिम समुदाय एक साथ अगर आ जाए तो उनको यहाँ पर लगभग 40% का फायदा हो सकता है। इसीलिए कभी आजम खान से मुलाकात करते हैं, कभी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं, कभी उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के से मिलने पहुंच जाते हैं। यानी कि एक तरीके से आज़ाद ये समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना है तो दलित और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मिलाया जाए, और लगातार आज़ाद इसके लिए प्रयासरत है। आपने देखा प्रयागराज में जब इस तरह का मामला सामने आता है तुरंत आज़ाद वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अब प्रयागराज में उनको सर्किट हाउस में एक तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। और यही कहा गया कि जब वो घटना स्थल पर नहीं पहुंचे तो उसके बाद लोग उग्र होते हुए दिखाई पड़े और वहां पर एक अराजकता का या हिंसा का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। सरकार ने कहा कि भाई ये जो मामला है इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद भी इस पूरे मामले पर भड़कते हुए दिखाई पड़े। जब एक पत्रकार उनसे कहते हैं कि भाई आपका नाम भी आ रहा है तो कहते हैं कि आपने ये बात कैसे कह दी, मैं आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा दूंगा। यानी कि आज़ाद इस पूरे के पूरे मामले पर उखड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज़ाद भी अपने आप को दबाव में। आज़ाद ने तो कहा था कि सीबीआई जांच करा लो, और उन्होंने कहा कि पहले तो प्रयागराज में जहां मैं जा रहा था वहां के परिजनों से मुझे मिलाने की बात कही गई थी, मुझे लगा मिलाएंगे, लेकिन मुझे हाउस अरेस्ट नजरबंद कर लिया गया। तो चंद्रशेखर को क्यों रोका जा रहा है? देखिए, पंचायत चुनाव भी नजदीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, और 2024 में जिस तरीके से उन्होंने नगीना सीट जीती, बीजेपी, सपा, भाजपा तीनों, बीएसपी का भी जो कैंडिडेट थे उन तीनों को हराकर चंद्रशेखर जीते हैं। ताकत बढ़ रही है, कहीं उनको रोकने की साजिश तो नहीं? दीपक, अभी समझना पड़ेगा कि अभी आज़ाद अपने आप को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि चलिए आज़ाद की सफलता नगीना में अप्रत्याशित थी, बहुत बड़ी जीत थी और तमाम बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ उतरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद ने अगर जीत दर्ज की है तो आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद ने वाकई एक अपने नाम को, अपनी लोकप्रियता को बनाने का काम किया और उनको सफलता भी मिली। लेकिन अब इससे आगे क्या? देखिए, पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपके पास एक सांसद है, एक एमएलए है या इक्का दुक्का मजबूत चेहरे, बल्कि पार्टी का नाम ये होता है, काम ये होता है कि आप अपने जैसे तमाम बड़े चेहरों को क्रिएट करिए ताकि उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में जिसको राजनीति का हाथी कहा जाता है उस राज्य के अंदर आप अपने आप को मजबूत करें। और देखिए, नगीना से सांसद हैं आज़ाद, लेकिन प्रयागराज में पहुंच रहे हैं ताकि
ताकि जो भी दलित समुदाय है उसके प्रति अपनी संवेदना और उसकी आवाज को बुलंद कर पाए और अपनी जो ताकत है उसको कह सकते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक बढ़ाते हुए दिखाई पड़े। और यही बात कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको बर्दाश्त भी नहीं हो रही है कि आजाद को इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप देखिए बीएसपी का आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, बीएसपी की अगर बात करें तो एक समय उत्तर प्रदेश में बीएसपी मायावती सबसे ताकतवर पार्टी और नेताओं में शुमार किए जाते थे। 2007 में तो आलम ऐसा था कि मायावती ने अपने बूते सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, 5 साल कह सकते हैं मजबूती के साथ में मुख्यमंत्री रही। लेकिन 2012 के बाद जब अखिलेश यादव का दौर शुरू होता है उसके बाद ऐसा लगता है कि मायावती ने थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लिया, किनारे हो गई और उसी के बाद आजाद रूपी ताकत जो है दलित कह सकते लोगों के बीच में उभरती हुई दिखाई पड़ी। आजाद उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर मायावती या उनका कोई भी पार्टी का नुमाइंदा नहीं पहुंच पाता और यही बात आजाद को दूसरों से अलग खड़ा करती है कि भाई दलित समुदाय का अगर कोई हितैषी है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। इसी बात को लेकर वो प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि मैं दलितों के साथ खड़ा हूं, उनकी बात को कह सकते हैं उनकी आवाज जो बुलंद करता हुआ नजर आऊं। और यही लगता है कि आजाद अपने आप को पूरे उत्तर प्रदेश में तो कम से कम मजबूत करना चाहते हैं। इसी मकसद के साथ में चाहे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां भी उनके ऐसा कोई मामला लगता है वो वहां पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये तो प्रयागराज वाली बात हुई, लेकिन जो रोहिणी घाबरी के आरोप है उनका तो कहना है मेरे पास सबूत मौजूद है कि चंद्रशेखर ने कैसे शोषण किया, वो चैट, वो वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग, कई सारे सबूत उनके पास मौजूद है। अगर वही सबूत पुलिस के हाथ लग जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, तो क्या उसमें उनकी गिरफ्तारी की आशंका है? बिल्कुल। और जाहिर बात है कि यहाँ जिस तरह का मामला के सामने आया कि आजाद अब तक जो उनकी छवि थी बड़ी क्लीन नजर आती थी, लोगों के बीच में जाते थे दलित समुदाय में तो उनको मसीहा के तौर पर देखा जाता था, एक बड़ा हीरो उनको बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से रोहिणी घाबरी ने तमाम बातों को सामने रखा है उसके बाद हर कोई ये कह रहा है कि क्या वाकई में आजाद जिस तरह की बातें कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। और क्या अगर रोहिणी घाबरी इंडिया में आती है, अदालत में तमाम सबूत और तमाम बातें पेश करती हुई नजर आती है, तो क्या यहाँ पर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए मुश्किलें जाहिर बातें खड़ी होंगी क्योंकि जो आरोप रोहिणी घाबरी लगा रही हैं उसके अंतर्गत अगर सजा को देखा जाए तो गंभीर सजा का उसमें प्रावधान है। तो ऐसे में सांसदी जाना तो छोटा मामला है, इसमें आजाद की जो छवि है कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि जो आरोप रोहिणी घाबरी ने लगाए हैं उनको सुनकर ही हर कोई ये कह रहा है कि भाई क्या वाकई में आजाद का चरित्र इस तरह का है। क्योंकि अगर ये आरोप लगे हैं और कहीं अगर ये साबित हो जाए तो आजाद की जो राजनीति है वो लगभग फुल स्टॉप उस पर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या होता है अपने को बचाने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है उनके खिलाफ कोई साजिश है या उनके खिलाफ कोई सबूत मिल गए हैं तो ऐसे में चंद्रशेखर के लिए चुनौती बढ़ सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा अगला कदम क्या रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।